तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो पेपर आज ही के दिन हुआ है, ठीक है, संडे को 2023 कंफ्यूज एनएससीपी बोनस या एजम्पशन, ये क्वेश्चन सामने है। एक्चुअल में देखो, आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि जब भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जब भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते मतलब एडवांस का पेपर होता है, ठीक है, एनएससीपी का पेपर है या इवन आईएनपीएचओ का पेपर है। अब अगर तुम पिछले साल के उठाओ तो आईएनपीएचओ में मिस्टेक किया था। देखो एनएससीपी के मिस्टेक्स, एडवांस की मिस्टेक्स, मतलब या तो क्वेश्चन ही बहुत इजी बनाओ या तो डिफिकल्ट बनाओ, तो कम से कम प्रॉपर क्वेश्चन सही से फ्रेम करो ताकि ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले को दिक्कत हो और नहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इसका आंसर पे जाओगे कि हमें आंसर मैच कराना है, किसी भी तरीके से आंसर मैच करवाना है, तो क्वेश्चन तो 2 से 3 लाइन का है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन की बारीकी पे जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसकी जब मोशन की एनालिसिस पे जाओगे ना, और देख अगर कैलकुलेट करोगे टेंशन की वैल्यू इनिशियल टाइम पे और फाइनल टाइम पे, बीच के इंटरवल पे, तो आपको लगेगा कि यार ये मोशन ही बड़ा अजीब है और बहुत ही ऐसा लगेगा ना कि मतलब क्या इसके अंदर हो रहा है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन के उसी पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे से हम इसको एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में इसके मोशंस कैसे हो रहे हैं, टेंशन कैसे आ रहा है वैल्यूज का, और टेंशन कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा कि किधर एक्सेलरेशन आएंगे, फाइनल मोशन कैसे होगा, पार्टिकल्स कैसे कैसे कौन ये कैसे मोशन करेगा, ये कैसे मोशन करेगा, और आपको बताया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। तो आज अगर आप पढ़े होंगे पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, तो आप उसका ब्यूटी देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कि सही में क्वेश्चन मज़ेदार है। ये नहीं होता है कि हमने अटेम्प्ट किया, सॉल्व कर दिया, ज़बरदस्ती आंसर निकाल दिया। ज़बरदस्ती आंसर निकाल दिया इसलिए क्योंकि आंसर मैच कराना है, ठीक है। और एक होता है कि नहीं ये एकदम सही है विद डिटेल एनालिसिस, तो आज हम उसको करने जा रहे हैं, ठीक है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ एनएससीपी से, इवन एडवांस से, आईएनपीएचओ से, कि प्लीज़ यार फ्रेम क्वेश्चन एटलीस्ट इस तरीके से फ्रेम करो ताकि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ ना दिखे, ठीक है। आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसी चीज़ों को लाओ जिसमें गड़बड़ ना हो, लगे कि जब कोई बाहर की कंट्री के बच्चे पढ़ें तो कहें कि यस यार क्वेश्चन अच्छा फ्रेम करते हैं, सब इनके अंदर मिस्टेक नहीं करते हैं। तब चलो हम इसी पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। मोनास्टर के अंदर मैंने डाला है जितने भी क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मैं उनको इसी में डालता हूँ। इनमें जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, अब मैं आज रिकॉर्डिंग की अगर लाइव में देखा होगा तो मैंने लाइव में अटेम्प्ट करते वक्त भी मैंने बोल दिया था कि इस क्वेश्चन के अंदर तो सब गड़बड़ गड़बड़ सरबड़ है, ठीक है। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ बिल्कुल एनएससीपी से, और कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था ग्रुप पे कि नहीं सर आप गड़बड़ लिख रहे हो। तो मैं कहा था कि पॉसिबल ही नहीं कि मैं गड़बड़ लिखूं, और हकीकत बता रहा हूँ कि कम चांसेस है कि मैं लिखूं तो गलत लिखूं। देखो जब भी तुम्हारे सामने इक्वेशन से लिखूंगा, प्रॉपर लिखूंगा, भले ही आंसर आए या ना आए, जबरदस्ती करने की आदत नहीं है। कह रहा है कि a particle of mass m is revolving in a horizontal circle on the frictionless horizontal table with the help of the string tied to it and passing through the hole at the center of the table. Two equal mass m attached to the other end of the string as shown. If one of the hanging mass m is removed gently, the सारा प्रॉब्लम का जड़ ये है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ m। अब पूरे क्वेश्चन में ये दो प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे हैं कि जब जनरली रिमूव कर दिया गया तो फिर सर्कुलर मोशन कैसे आया। फिर कह रहा है कि डिक्रीज बाई पता नहीं क्या क्या क्या। क्वेश्चन समझते हैं एक एक करके, मैं आंसर निकालने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। जबरदस्ती आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो कह दोगे कि आंसर बी है, बट मैं जबरदस्ती के चक्कर में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक। यही जबरदस्ती निकालने के बाद तो आता है शायद इंक्रीज बाई फैक्टर्स इतना ना, रेडियस, ठीक है। जबरदस्ती, दिस इज जबरदस्ती, हिंदी हमारा सही हो सकता है। अब आते हैं, तो आई थिंक अगर आपने सब वीडियो सोल्यूशन पीडब्ल्यू का देख लिया होगा तो आपने उसमें देख लिया होगा कि मैंने आंसर इसको कैसे निकाला है। बट मैं आज इस जेई चैलेंजर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक एक चीज़ प्रॉपर स्टडी, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि एडवांस में आ सकता है। जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो एडवांस में आ सकता है, अब एडवांस में आएगा तो फिर इस तरीके से नहीं आएगा। अब तुम वहाँ पे ऐसा मत लगा देना जबरदस्ती करके, सही तरीके से लगाना भाई, सही तरीके से लगाना।
ठीक है, ये नहीं कि कहीं वीडियो सोल्यूशन देख लिया और फिर लगा डाला, ऐसे कैसे लगा डाला। चलो बात करते हैं, सबसे पहले मास्क रिमूव नहीं किया तो क्या होगा। तो मैंने पहला पॉइंट है बिफोर एम रिमूव, इसको रिमूव करने के पहले, बिफोर एम रिमूव। चलो इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, बिफोर एम रिमूव। ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे ये पार्टिकल्स है जो कि इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, रस्सी यहाँ से आ रहा है, इसका मास स्मॉल एम, कैपिटल एम। तो इसका जो वेट आएगा इट इज कैपिटल एम जी, आप समझ रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ। इसका वेट आएगा इट इज कैपिटल एम जी, और ये टेंशन टी होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब कि इस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो टी ऊपर की ओर है एंड माइनस 2 mg इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी कितना आएगा 2 mg। क्वेश्चन नंबर 1। अब चूंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड को मैंने v1 मान लिया, इनिशियल रेडियस इज r1 मैंने एज्यूम कर लिया r1। तो ये टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा। तो चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स आएगा टी इज इक्वल टू एम v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r1। इक्वेशन नंबर 2। अब इस टी को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, इससे मुझे मिल गया 2 mg बराबर एम v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r1। दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैंने रख लिया। जो भी ये चीज बना है ये बिफोर एम रिमूव है। व्हाट विल बी द आफ्टर एम रिमूव, आफ्टर एम रिमूव्ड, एम को रिमूव करने के बाद क्या होगा इसके विषय बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट वे में कि मोशन कैसा होगा, उसके बाद मैं एक एक चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा। जैसे इस मास को आप यहाँ से हटाएंगे ना, ये जो रस्सी का टेंशन है, ये टेंशन, ये देखिए इसको जैसे हटाया तो अब इस मास को हटाने के पहले यहाँ का टेंशन 2 mg था, यहाँ का टेंशन 2 mg था, लेकिन जैसे इसको आप हटाएंगे तो क्या इसका टेंशन 2 mg ही रहेगा कि तुरंत mg हो जाएगा। भाई इसको हटाने के तुरंत बाद यहाँ का टेंशन भी 2 mg हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, ये स्प्रिंग थोड़ी है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है ना कि किसी चीज को हटा देते हो तो स्प्रिंग का फोर्स एब्रप्ट चेंज नहीं होता है। ये तो रस्सी है, रस्सी का तो टेंशन एब्रप्ट चेंज हो सकता है। तो क्या होगा कि जैसे इसको आप हटाएंगे ना, अभी तो मैं जस्ट एनालिसिस, जस्ट एक अपना थॉट दे रहा हूँ और उस थॉट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों। जैसे इसको आप हटाएंगे ना, यहाँ का टेंशन 2 mg से एब्रप्टली डिक्रीज करेगा, एब्रप्टली डिक्रीज करेगा, टेंशन डिक्रीज करेगा। मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे। ये मेरे को आता है 1.5 mg घट के, तो ये जो टेंशन 2 mg है एब्रप्टली घटेगा और ये वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 2 mg से कम हो जाएगा, लेकिन mg से ज्यादा होना ही चाहिए, mg से ज्यादा होना ही चाहिए। तो ये t mg से ज्यादा रहेगा और उस सब रीजंस में अभी दूंगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें होगा क्या कि जैसे इस mg को आप हटाएंगे, यहाँ का टेंशन जो 2 mg था अब्रप्ट घटेगा, बट इस mg से ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये टेंशन जब इस mg से ज्यादा रहेगा तो ये पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। अब ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो है ये यहीं से इसका मोशन स्पाइरल होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्पाइरल होते हुए ऐसे जाएगा। तो इस कैपिटल एम का एक एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे मैं कैपिटल एम की बात कर रहा हूँ, कैपिटल एम के मोशन की बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे इसकी स्पीड 0 है और यहाँ पे इसका टेंशन पहले 2 mg था, लेकिन इस मास को जैसे ही हटाओगे यहाँ का टेंशन आपका एक्चुअल में आता है, अभी मैं कैलकुलेट कर दिखाऊंगा, वो आएगा 1.5 mg और ये mg यहाँ पे नीचे, और ये क्यों आएगा मैं भी आपको बताता हूँ। अब ये फोर्स इससे ज्यादा है तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा, ये ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा जो मीन पोजीशन होगा जहाँ पे टेंशन टी जो है वो एग्जैक्टली mg के बराबर आएगा, इसके वेट के बराबर आएगा, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी ये भी ये मैक्स हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी, और फिर ये अपने अगले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस ब्लॉक पे जो टेंशन टी होगा और ये mg नीचे को रहे यहाँ पे क्या होगा, ये t लेस देन mg होगा। ये ऐसा नहीं कि ये t इस 1.5 ना ना, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट SHM, ये SHM मोशन नहीं होने वाला है। तो आप पाओगे कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, ठीक है, यहाँ की स्पीड 0 है। तो अब क्या होगा सुनना, एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम पे
टेंशन से ज़्यादा तो ये ब्लॉक ऊपर को जाना है, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम, फिर उसके बाद स्पीड घटते 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 यहाँ पे 0 होगी। लेकिन इस एक्सट्रीम पे चूंकि टेंशन mg से कम है, ये mg ज़्यादा है, तो ब्लॉक फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, फिर घट के 0। तो इसका मोशन ऐसे होता रहेगा। दिस इज द पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन है, बट इट इज नॉट एसएचएम। ये एसएचएम नहीं है। एसएचएम क्यों नहीं है? यहीं पे अभी मैं प्रूफ करूंगा आपको कि ये यहाँ का जो टेंशन टी है और यहाँ का जो टेंशन टी है, एक्चुअल में यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स पे जो एक्सेलरेशन आएगा इसके बराबर आना ही नहीं है। जब नहीं आएगा तो मोशन एक्सट्रीम पे तो एक्सेलरेशन बराबर होता है एसएचएम के अंदर, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। मैं प्रूफ कर दूंगा एसएचएम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हमको लीनियर फंक्शन दिखाना पड़ेगा इसका एक्स के साथ, ये एक्स की लीनियर फंक्शन है कि नहीं, जो कि नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस कैपिटल एम का मोशन ऐसे होगा, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसका मोशन कैसे होगा, स्मॉल एम का। आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ स्मॉल एम। तो स्मॉल एम ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो ये पार्टिकल था शुरू में, ये इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, एकदम परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये इसके बाद रेडियस इसकी इंक्रीज करेगी, तो यहीं से रेडियस इंक्रीज करेगी और ऐसे स्पायरल बनाते हुए, ये ऐसे स्पायरल बनाते हुए, ऐसे स्पायरल बनाते हुए ऐसे जाएगा। फिर एक ऐसा आएगा पोजीशन, ठीक है, जहां पे इसकी स्पीड, अब एक्चुअल में इसको ये ऐसे बन गया। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली, ये वेलोसिटी v1 है और ये परपेंडिकुलर और ये दूरी r1 है, और ये v2 बनेगी, को v3 लिख लेते हैं, v3, और यहाँ पे भी ये 90 बनेगी और ये बन जाएगा आपका क्या, r3, ये बन जाएगा r3। और एक और बात है, इस बीच में एक पोजीशन आएगा मीन पोजीशन, और जहाँ मीन पोजीशन आएगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ये दूरी जो है इट इज r2 डिस्टेंस, ये r2 डिस्टेंस है, बट यहाँ पे नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होने वाली है। ये मीन पोजीशन कहीं बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, कहीं मतलब इसके बीच में आएगा। तो इसका मोशन कैसे होगा? इसका मोशन ऐसे होगा, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर उसके बाद इस पोजीशन पे जो टेंशन टी है, ठीक है, वो अब क्या देगा अब तो समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी दिमाग के अंदर आपके अंदर फिर अब उथल पुथल शुरू हो गया होगा कि भाई ये टी क्या होगा। तो फिर ये टी आएगा और उसके वजह से, ठीक है, कैसे आएगा ये आपको अभी मैं समझाऊंगा। उसके बाद इसका मोशन फिर ऐसे डिक्रीज करते 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 फिर इसी पोजीशन पे आएगा, फिर इसके बाद फिर इंक्रीज करते 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 ऐसे, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी अपने पाथ को चेंज करेगी एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो इसका मोशन ऐसे होगा, इस तरीके से ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर धीरे धीरे घटते 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 ऐसे, फिर बढ़ते 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 ऐसे, इसके मोशन ऐसे होंगे। स्पाइरल मोशन है जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग आर, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग आर से मोशन। कायदे से ये कभी भी सर्कुलर मोशन में तो वापिस नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब इस ब्लॉक का मोशन ऐसे होगा, ठीक है, और इसका मोशन ऐसे स्पाइरल बनाते हुए ऐसे होगा, और फिर घटते हुए ऐसे, फिर बढ़ते हुए ऐसे। तो स्पाइरल मोशन इसका दोबारा अब कभी नहीं होने वाला है। ये इवन इनिशियल पोजीशन पे आएगा तभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इनिशियल पे आने के बाद भी तो टी 1.5 mg है, तो कैसे, जबकि टी mg होता तब तो एक तरह से कहते हैं स्पाइरल होता है। स्पाइरल तो इनिशियली भी नहीं होगा। एक बार इस mg को तुमने हटा दिया तो फिर इसका मोशन ऐसे स्पाइरल, फिर स्पाइरल घटता हुआ, फिर बढ़ता हुआ, फिर घटता हुआ, ऐसे बनेगा। ये इस मोशन के अंदर होगा। तो जैसा कि उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि जब जेंटली आप रिमूव करेंगे तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन से क्या होगा, तो सर्कुलर मोशन का रेडियस, तो शुरू में तो सर्कुलर मोशन था हटाने के पहले, हटाने के बाद तो सर्कुलर मोशन नहीं। तो फिर इन्होंने ये क्या बेकार बकवास क्या लिख रखा हुआ है, उनको ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। उनको क्या लिखना चाहिए था आंसर लाने के लिए, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। क्योंकि अभी जो मेन पार्ट है ना एनालिसिस वाली, वो तगड़ी एनालिसिस है, पोलर मेथड की एनालिसिस है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैकेनिक्स की ब्यूटी क्या होती है, ठीक है। तो ये कैसे आता बेसिकली सर्कुलर मोशन, ये कैसे आता मैं बताता हूँ। ये ऐसे आता कि इस एम को अपने हाथ से आप पकड़े रहते और इसको धीरे 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 ऊपर को प्रेस करते, ऊपर को प्रेस करते, जिससे इसके रेडियस बढ़ता है एकदम धीरे धीरे, एज पॉसिबल स्लो, रिवर्सिबल टाइप, इतना स्लो कि हर वक्त ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे। तो उसको करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसको आप ऐसे लेके जाते ऐसे धीरे 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 धीरे, और जैसे ही यहाँ का टेंशन
mg के बराबर हो जाता, उस समय इस m को कट करके निकाल लेते और फिर सिस्टम को छोड़ देते, तो फिर एक नए रेडियस पे घूमना शुरू कर देता। ये तब जाके आंसर 1.260 मैच करता है, अदरवाइज नहीं। गॉट इट? तो यह दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि इसमें से हल्का सा डीएम मास निकाल दिया, हल्का सा डीएम मास निकाल दिया, फिर इसको अपने निकाला तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर डीएम निकाल दिया, हल्का हल्का डीएम 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 निकालते गए, और ऐसे डीएम डीएम निकालते गए ताकि ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, चाहे जैसे भी करें, दोबारा ये जब इक्विलिब्रियम पे आ जाए जहां पे सिर्फ ये टेंशन इस mg के बराबर हो, ठीक है, और ये जस्ट इक्विलिब्रियम पे घूम रहा हो, जस्ट मतलब इस नए वाले रेडियस पे जस्ट ऐसे घूम रहा हो, स्लोली घूम रहा हो, फिर ये जो अंतिम डीएम था वो हटा दिया, अब वो सिस्टम यहीं पे पड़ा रहेगा, तभी जाके आंसर आएगा। तो जेंटली लिखने का क्या मतलब है भाई? व्हाट डू यू मीन बाई जेंटली? क्या मतलब है? कुछ नहीं, बकवास तुम कर रहे हो आप उसमें। आपको क्लियर करना चाहिए था क्वेश्चन को, आपको कहना चाहिए था कि इसको अपने हाथ से पकड़ के जब वापिस इक्विलिब्रियम पे लेकर गया, जब टेंशन एक नए इक्विलिब्रियम पे जहाँ का टी mg के बराबर है, वहां पे ले जाने के बाद फिर इस m को हटाया बाय एक्सटर्नल एजेंट, या डीएम मास कर करके हटा के उसको नए इक्विलिब्रियम पे लेकर गया। ठीक है, ओके। तो आई थिंक पहले मैं आपको आंसर बताऊं या पहले मैं जबरदस्ती वाला आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कम से कम आप कहोगे कि मुझे आंसर निकालना तो एटलीस्ट आता ही है। तो जबरदस्ती वाला, जबरदस्ती ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो नया वाला पोजीशन बनेगा सर्कुलर मोशन का, जिसमें आपने जेंटली नहीं हटाया होगा, स्लोली करके हटाया होगा, उस वक्त ये टी किसके बराबर आएगा? कैपिटल एम जी के, कैपिटल एम जी के बराबर आएगा, कैपिटल एम जी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पे है तो टी क्या लिखेंगे? एम जी के बराबर, और ये टेंशन टी है तो ये भी टेंशन टी ही रहेगा, क्योंकि आपने इसको पकड़ के धीरे धीरे लेकर गए हैं, ये टी ही रहेगा, और ये नया सर्कुलर मोशन की स्पीड मैंने v2 मान लिया, v2 मान लिया, तो ये भी अब सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये टी क्या होगा? स्मॉल m v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई r2, ये r1 है, इसको मैंने r3 माना है, ठीक है, तो इसको r2 ही मान के हम काम चला रहे हैं, तो r2 m v स्क्वायर बाई r2 इसलिए। ठीक है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए लगेगा क्योंकि आप इसको पकड़ के ऊपर को लेके जा रहे हो, तो ये जो रस्सी का टेंशन हो, चाहे वैरी करे चाहे जो भी हो, ये टेंशन अभी इससे पास कर रहा है, तो टॉर्क क्या रहेगा? जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो आप एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे यहाँ पे? m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2, तो यहाँ से आपका v2 की वैल्यू आ जाएगी, इट इज v1 r1 डिवाइड बाई r2। अब आप क्या करेंगे, ये जो t आया है ना, ये आपस में इक्वेट कर दो, यहाँ पे इसको आप इक्वेट करेंगे तो बनेगा mg बराबर स्मॉल m अपान r2 इंटू v2 की जगह पे ये रख दीजिए, तो v1 r1 डिवाइड बाई r2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल mg, और ये बनेगा स्मॉल m v1 का स्क्वायर अपान r2 का क्यू, r2 स्क्वायर r2, ये बनेगा r1 का स्क्वायर, और एक r1 ऊपर मल्टीप्लाई और एक r1 नीचे डिवाइड, तो ये बनेगा कैपिटल mg बराबर m v1 स्क्वायर बाय r1, और m v1 स्क्वायर बाय r1 मैंने अभी यहाँ निकाला था, देखिए m v1 स्क्वायर बाय r1 इज m v1 स्क्वायर बाय r1 इज 2mg, क्योंकि वो तो इनिशियल पोजीशन से आएगा, उसको तो मैं लिख ही सकता हूँ, तो ये आएगा कैपिटल M, नहीं कितना लिखे थे हम लोग, 2mg आएगा, 2mg, तो आप इसको लिखेंगे 2mg, तो यहाँ लिखेंगे m इसके जगह पे 2mg, तो ये बनेगा r1 अपान r2 का होल क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा r2 अपान r1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे इसको इधर, तो ये बनेगा 2 का पावर 1/3, और 2 का पावर 1/3 जो आता है ये आपका आता है 1.260, दिस इज 1.260, और उन्होंने पूछा था
कि फाइनल रेडियस इनिशियल रेडियस से कितना गुना हो जाएगा, दैट इज 1.260, बट इट इज जबरदस्ती, समझ रहे हो कैसे, जबरदस्ती क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जबरदस्ती है। तो इन्होंने हमें मैंने आपको आंसर जबरदस्ती निकाल दिया, बट अब हम बात करेंगे करेक्ट। अब मैं आपको समझाया जा रहा हूं करेक्ट क्या होगा। पहली बात कि आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है, आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। जब वो स्पाइरल मोशन कर रहा है जेंटली हटाने के बाद, तो काहे का सर्कुलर मोशन, काहे का सर्कुलर मोशन, फिर कौन सा रेडियस की आप बात कर रहे हैं। या तो आप ये कहिए कि जो मिनिमम दूरी है और जो मैक्सिमम दूरी है उसका रेशियो बताइए। स्पाइरल मोशन में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो बताइए, उनको ये पूछना चाहिए। ठीक है, आप सर्कुलर का नाम लेकर ही गलत कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले तो मैं यही निकाल लेता हूँ कि मिनिमम दूरी और मैक्सिमम दूरी का रेशियो कितना है। उसके बाद अभी मैं पोलर मेथड पे आने वाला हूँ, जहाँ लगेगा कि ये सब हो क्या रहा है आपको। ठीक है, और वो जरूरी है जानना। अगर आपको अच्छे से काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशंस पढ़ाया गया होगा, रोटेशन पढ़ाया गया होगा, तो आपको जरूर बताया गया होगा। क्वेश्चन रॉन्ग है तो उनको क्या पूछना चाहिए, उनको क्या पूछना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भाई आप लोग पेपर बनाते हो ना, इतनी गलतियां करते हो, गलतियां से बचना चाहते हो ना, पेपर मुझे को दे दो भाई, मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और दोबारा बच्चों को दे दो, उसमें कभी कोई गलती नहीं आएगी। ठीक है, तो वही बताने जा रहा हूँ। तो उन्हें क्या पूछना चाहिए, पूछना चाहिए चाहिए उनको ये कहना चाहिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पोल, उनको ये पूछना चाहिए था। चलो मान लिया कि आपने ये पूछा, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब जेंटली हटा दिया गया तो कहीं से कोई फोर्स नहीं लगाया गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन से लगेगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगेगी, ये सब पे भी हम आएंगे। ठीक है, अभी बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, पहले एनर्जी कंजर्वेशन पे हम बात कर लेंगे, फिर उसके बाद ये सब टर्म्स क्यों आ रहा है अंतिम में आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, सुनना, सबसे पहले ये है कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, कौन सा, ये जो पॉइंट है बिफोर एम रिमूव, ये तो सारी लाइन अभी भी स्टिल होल्ड करेंगे। लेकिन अब क्या होगा, जब भी ये डिस्टेंस मैक्सिमम पे जाएगा, तो इतना पूछे पता है कि मैक्सिमम पे तभी भी जाएगा जब ये वाली वेलोसिटी v3 और ये r3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि स्पाइरल मोशन में क्या होता है ना, कि स्पाइरल मोशन ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। तो अगर ये सेंटर है, अगर लेट्स ये सेंटर था और यहाँ पाएंगे, तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, नेट इधर होगी, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट इसका ऐसे आएगा। इट इज द रेडियल वेलोसिटी एंड इट इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। लेकिन जब तक ये वी आर रहेगा तब तक इस पार्टिकल का डिस्टेंस इससे इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता है। कब तक इंक्रीज करेगा, तो ये तब तक इंक्रीज करेगा जब तक ये वी आर जीरो ना हो जाए। तो शुरू में t बराबर 0 पे वी आर नहीं था, तो फिर वी आर आया होगा, तो शुरू में वी आर होगा, फिर वी आर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर वो घटते घटते 0 हुआ होगा। वी आर के साथ ये हुआ होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ। शुरुआत में ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है ना, ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर था, सॉरी सेंटर था। तो अगर यहाँ पे है तो शुरुआत में ये v1 है, v1, और ये डिस्टेंस इसका क्या है, r1 है। तो ये r1 है, लेकिन ये अब दूर भाग रहा है। क्यों दूर भाग रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस पोजीशन पे एक परपेंडिकुलर, एक इधर, और इसके वजह से इसका डिस्टेंस सेंटर से बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगातार बढ़ता जाएगा, नहीं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कब तक होगा। ठीक है, तो बस अभी तो मैं जो पूछना चाहिए मैं उसका आंसर निकाल लूँ, फिर बताता हूँ कि क्या हो रहा है बीच में। तो इसमें क्या होगा कि इसका मोशन जब ऐसे होता जाएगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय, ठीक है, इस डायरेक्शन का जो d²/dt² है वो मैक्सिमम, थोड़ा सा दिमाग के अंदर कम बचेगा, अभी पोलर में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे वी आर की वैल्यू पहले 0 थी, फिर उसके बाद क्या होगी कि रेडियल डायरेक्शन में वी आर की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा है कि जब मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद घटते 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 0 हो जाएगी। जहां 0 होगी वहीं पे
ये जो भी आएगा V3 वहीं पे अगेन परपेंडिकुलर आएगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर वी आर यहाँ पे जीरो, फिर वी आर अब इधर आ जाएगा इधर, फिर ये घटने लगेगी, फिर स्पाइरल मोशन कम होने लगेगा, कम होते होते वापस फिर इस डिस्टेंस को अटेंड कर लेगी। तो अब मुझे पता करना यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है और नेट वेलोसिटी यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, और इस दूरी को मैं अपने मन से R3 बोल रखा है, जो कि ये है। अब मैं क्या लिखूंगा देखते रहना। पहला इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करेगा ही करेगा, क्योंकि जो टेंशन T है वो इसी पॉइंट से पास करेगा और इससे पास करेगा, तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो। टॉर्क जीरो आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आप इक्वेशन, आप पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एनएससीपी में आया हुआ है, IIT JEE के एडवांस एग्जाम में आने की पूरे चांसेस हैं, और जो मैं कहता हूँ अक्सर ऐसा होने के पूरे चांस होते हैं। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आजकल एक तरह से ट्रेंड है, अभी क्वेश्चन आया ना, ट्रेंड में आ सकता है, ठीक है। मेंस में भी हो सकता है कि इतना डिफिकल्ट ना करके कुछ घुमा के कुछ छोटी सी बात पूछ ले इसकी, तो आप देखिएगा पूरा जरूर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन। टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स इक्वेशन लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, टी फोर्स इक्वेशन कर रहा हूँ, सॉरी। टॉर्क जो टेंशन है वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम M1। अब मैं इसको अगले पेज पे एक बार फिर लेके जाऊँ। इनिशियली डिस्टेंस यहाँ से R1 था पार्टिकल का, जब इसकी स्पीड V1 थी, ठीक है। इस समय ये जो ब्लॉक है वो इस रिफरेंस लाइन पे था, कैपिटल M, ठीक है। इसके बाद जब ये स्पाइरल घूमते हुए इस तरह की कंडीशन पे जाएगा ऐसे, जब ये डिस्टेंस R2 होल्ड करेगा और इसके बीच में स्पाइरल मोशन है, तो ये बन जाएगा कितना, इट इज V3, बट इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या लिखेंगे, और जब ये ब्लॉक आगे भागेगा तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो वापिस इस कंडीशन पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कैपिटल M। तो कोई पूछे कैपिटल M ने कितना डिस्टेंस तय किया, तो देखो ये दूरी अगर R1 है, ये R2 है, तो कैपिटल M ने डिस्टेंस तय किया, ये डिस्टेंस है R2 माइनस R1। वन सेकेंड, ओके। तो जितना ये रेडियस का डिफरेंस रहेगा उतना ये ब्लॉक ऊपर को जाएगा। तो अब वो लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम, mg का बड़ा नेगेटिव बनेगा, तो बनेगा माइनस mg इज टू R3, लिख देते हैं इसको R3, R3 R3 माइनस R1 इक्वल टू, पूरे सिस्टम पे टेंशन तो वर्क करेगा नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन वर्क करेगा नहीं। चेंज इन कैटेगरी, तो यहाँ कैटेगरी आएगी हाफ स्मॉल m V3 का स्क्वायर माइनस हाफ स्मॉल m V1 का स्क्वायर, ये वर्क डन आ गया। अब एक काम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन लगाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है टॉर्क टेंशन, तो टॉर्क जीरो आएगा, तो यहाँ क्या बनेगा मोमेंटम, M1 V1 R1 बराबर M V2 R2, और यहाँ से मैं V2 को निकाल सकता हूँ, इट इज V1 R1 डिवाइड बाई R2। अब उठा के मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया V3 की जगह पे, सॉरी ये V3 है ना, V3। तो ये आएगा माइनस mg इज टू R3 माइनस R1 बराबर हाफ स्मॉल m इंटू V3 के स्क्वायर की जगह पे रखेंगे, तो बनेगा V1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल mg इज टू R3 माइनस R1 बराबर m/2, और यहाँ से V1, आई थिंक V1 का स्क्वायर यहाँ भी तो था यहाँ पे, तो यहाँ से V1 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ये बन जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर डिवाइड बाय R3 का स्क्वायर। अभी कुछ नहीं, अभी तो इसमें तगड़ी चीज़ें बाकी है ना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने क्या किया, R1 R3 इसके साथ कैंसिल करेगा, और ये बन जाएगा कैपिटल mg इंटू स्मॉल m V1 का स्क्वायर R3 माइनस R1, ये बन जाएगा माइनस हट के प्लस बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा सिर्फ R3 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे R1 रखा और यहाँ पे भी R1 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, mv1 स्क्वायर बाई R1, ये तो इनिशियल mv स्क्वायर बाई R1 की वैल्यू है, जो कि 2mg आया था, याद करो। तो ये वैल्यू होगी 2mg, तो ये mg से 2mg कटेगा, तो ये बन गया 1 बराबर 2, और ये बन जाएगा R3 प्लस R1 इज टू R1 डिवाइड बाई
R3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा R3 का स्क्वायर बराबर 2 R3 R1 प्लस R1 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ R1 का स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ। अच्छा, इसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, देखो ये मिस्टेक हुई थी, ये एम भी स्क्वायर बाई ई टू का टर्म है ना, तो टू का टर्म यहाँ पे जाएगा, ई टू का टर्म यहाँ पे, ये बच जाएगा इतना, और एम भी स्क्वायर बाई आर वन की जगह पे टू एम जी का था, तो ये भी टू का टर्म बचेगा, तो टू से टू यहाँ से हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आर थ्री का स्क्वायर बराबर आर थ्री आर वन प्लस आर वन का स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा आर थ्री का स्क्वायर माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर वन का स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहाँ से मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक लगा के आर थ्री निकालेंगे, तो आर थ्री बनेगा इट इज माइनस बी प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई टू, तो यहाँ से आर थ्री की वैल्यू आ जाएगी आर वन अपान टू ब्रैकेट में रूट 5 प्लस 1, ये बेसिकली वैल्यू आएगी। तो कोई पूछे कि आर थ्री अपान आर वन का रेशियो बताओ, तो वैल्यू आएगी रूट 5 प्लस 1 अपान टू, जो कि अटेम्प्ट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आती है 1.628 आती है, इट इज़ 1.628 ए, जो कि पूरे ऑप्शन में आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, 1.628 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ओके, तो उनको एक ऑप्शन बनाना चाहिए था और उनको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था जो मैंने पूछी है, तो हम कहते हैं कि यस सही है, आपको भाई आता है। अभी ये यहीं पे नहीं खत्म होगा, ये इसमें तो आपको हर बात समझ में आ रही होगी, इसमें क्या आपको लग रहा है, कुछ नहीं। अब मैं आपको उन पॉइंट्स पे आता हूँ कि टेंशन का बदलाव कैसे हो रहा है, मोशंस कैसे हो रहा है। तो अब आते हैं थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट मेथड पे। तो पोलर कोऑर्डिनेट मेथड क्या बताता है, पोलर कोऑर्डिनेट, अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई दे दी, बना दी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहां से आर दूरी पे ये पॉइंट है, ये वाला एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी वो एक तो इस डायरेक्शन की होगी और उसकी वैल्यू होगी भी परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलती है भी रेडियल। जब भी इस पार्टिकल का आप क्या बनाएंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो एक एक्सेलरेशन लिखेंगे टुवर्ड द सेंटर, इधर सॉरी ये वाला एक्सेलरेशन लिखेंगे, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो आर यू श्योर, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेडियल डायरेक्शन का, इट इज डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है रेडियल डायरेक्शन का। आप कोई पूछे कि इस पोजीशन वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर है इसके डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वो ए थीटा है, तो ए थीटा किसके बराबर होता है, तो द ए थीटा इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये वैल्यू मुझे याद है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये होता है आर अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ भी रेडियल इनटू ओमेगा, ये होती है। ये अब सारे के सारे पॉइंट इसमें रोल प्ले करना शुरू करेंगे स्पाइरल मोशन के अंदर, ठीक है। अब तो इसके डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इतना और इसके डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इतना है। अब आते हैं पॉइंट्स पे, एक एक करके स्टडी करेंगे टी बराबर जीरो पे क्या हो रहा है और टी बराबर फाइनल पोजीशन पे क्या हो रहा है, और क्योंकि दोनों ही पोजीशन पे स्पाइरल मोशन है। चलिए, तो टी बराबर जीरो पे समझते हैं क्या होगा। तो टी बराबर जीरो पे जब ये ब्लॉक ऐसे था, ये वाला ब्लॉक ऐसे था, तो टेंशन टी आप कैसे दिखाएंगे, ऐसे T1 दिखाया, इसका mg, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर कर होगा। और एक और बात है, क्योंकि ये इस तरीके से मोशन कर रहा था, तो ये डिस्टेंस अगर r है और ये पार्टिकल्स यहाँ पे है, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, किस रेट से इधर इंक्रीज कर रहा है, जिस रेट से ये इंक्रीज करेगा उसी रेट से ऊपर को जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए इट इज डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये होना चाहिए। गेट में पॉइंट, कैसे बताता हूँ कैसे। इस दूरी को आप x1 मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, क्या लिखेंगे, x1 प्लस x1 प्लस आर बराबर कांस्टेंट, अब डिफरेंशिएट करिए, तो डी x1 बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। एक बार और कर दीजिए डिफरेंशिएट,
तो डी स्क्वायर x1 बाई डी टी का स्क्वायर बराबर आएगा माइनस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंशिएशन है, तो वो बेसिकली इसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब ये आर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली इसका एक्सेलरेशन उतना ही ऊपर की ओर होगा। माइनस साइन बता रहा है क्योंकि आपने एक्स नीचे लिया है, तो माइनस साइन दिखा रहा है ऊपर, बाकी कुछ और नहीं दिखा रहा है। आर यू गेट में पॉइंट ना? ओके ठीक है, तो मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स मार्क करके रख दिया। एक तो ये रख दिया कि इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा। तो इस पे फोर्स क्वेश्चन क्या लिखेंगे, T1 ऊपर की ओर, T1 माइनस mg बराबर m, इसका मास कैपिटल M है, लिखेंगे कैपिटल M डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। मैंने इस पार्टिकल पे तो लिख लिया। अब बात करेंगे इस पार्टिकल पे। इस पार्टिकल की एबीडी बनाते हैं। जब इसकी एबीडी बनाएंगे आप ऐसे, तो इसके एबीडी में टी आप कैसे दिखाएंगे, ऐसे टी आप ऐसे दिखाएंगे T1। मैं इनिशियल टेंशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पे टेंशन T1 निकालेंगे ऐसे। गुड। इसका मास स्मॉल m है और इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन की वो वही है v1, और ये दूरी r1 थी। ये दूरी इनिशियली r1 है, इनिशियली डिस्टेंस r1 है। तो आप क्या लिखेंगे, टुवर्ड द सेंटर फोर्स T1 बराबर इसका मास m इनटू इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। कई जगह ना लोग इस पैरेलल मोशन हो रहा है तो इस पे सीधे लिख देते हैं T बराबर m बेस कर यार। अरे गलती से भी मत लिखना, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। कई बार आंसर आएगा, कई बार आंसर नहीं आएगा। वो आप ये लिखेंगे, कोई भी पार्टिकल अगर स्पाइरल मोशन कर रहा है, स्पाइरल मोशन, स्पाइरल का कोई भी मोशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इस डायरेक्शन, इस अवे का एक्सेलरेशन इतना होता है। लेकिन ये टेंशन तो टुवर्ड है, टुवर्ड है, तो टुवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा, मास m इनटू इस पार्टिकल का इधर एक्सेलरेशन, इधर इधर इसी का तो उल्टा होगा। मतलब वो क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, जो इनिशियली r1 है ये इनिशियल ओमेगा होगा, इट इज इनिशियल ओमेगा। ठीक है, हाँ वो बाद में प्लेस करेंगे। और ये तो एक काम करते हैं ना, एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले टी टाइम का लिख लेते हैं, उसके बाद देखा जाए इनिशियल निकाला जाएगा। टी बराबर, पहले तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। तो आपको समझाता हूँ, एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, टी बराबर टी पे, बाद में देखा जाएगा। टी बराबर टी पे, तो टी बराबर टी पे ये क्या बन जाएगा, टी, ये बन जाएगा टी माइनस एम जी बराबर, एकदम सही है। और इस पे ये टी है, तो इस पे क्या बनेगा, टी बराबर उसका मास क्या है, स्मॉल m इनटू उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, इसी का उल्टा होगा क्योंकि ये AR अवे ऐसे है, तो ये आएगा, तो इधर वाला ये बनेगा आर ओमेगा का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये बनेगा। अब मैंने क्या किया, मैं टी में इंटरेस्टेड था, तो यहाँ से डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की जगह पे मैंने टी की वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से क्या आएगा, टी बराबर इस m को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एम आर ओमेगा का स्क्वायर माइनस m यहाँ आएगा तो माइनस m इंटू दिस। तो इसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ इसको हटाना, ताकि मुझे t के विषय में कुछ आइडिया डेवलप हो। तो इसको लिखेंगे m ब्रैकेट में इसके जगह पे लिखूंगा t माइनस कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई t माइनस अपान m अपान कैपिटल m। एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो वैल्यू कितनी आ रही है, आप कैलकुलेशन चेक करते रहना। t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के एबीडी पे, और इसके एबीडी पे t माइनस एम जी, वन सेकेंड, t माइनस एम जी बराबर मास इंटू दिस। ओके, अब थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से t बराबर हो गया हमारा m r का ओमेगा का स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, m कैपिटल M इंटू टी प्लस जिसे कटेगा तो बन जाएगा स्मॉल m जी। ओके, तो इसको इधर भेज देंगे तो t कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये बन जाएगा। और ये जो वैल्यूज है वो स्मॉल m कॉमन, यहाँ पे g प्लस r ओमेगा का स्क्वायर बन गया। इट इज दिस इज द इक्वेशन एट एनी टाइम t। ये जनरल टाइम की इक्वेशन। अब मैं इसी के साथ से वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट आप ब्लॉक को हटाए होंगे तो जो टेंशन रस्सी क्या होगा, वो अब्रप्ट चेंज हुआ है तो कितना हुआ है। ठीक है,
क्या हुआ है, सिलेक्ट हुआ है कि इन्फाइनाइट हुआ है, क्या हुआ है, थोड़ा समझते हैं। तो हम लोग टी बराबर जीरो का यूज करेंगे। अच्छा, एट टी बराबर जीरो पे, एट टी बराबर जीरो पे मुझे ये बताइए, ये पार्टिकल कैसा है? पूरे पार्टिकल की वेलोसिटी टी बराबर जीरो पे v1 ऐसे है और ये दूरी थी r1, ये दूरी थी r1। व्हाट विल बी द ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट v1 अपन r1, ये तो यही रहेगा। और रेडियल वेलोसिटी vr कितना है? तो vr इज नथिंग बट dr बाई dt, और वो भी टी बराबर जीरो पे कितना है? जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इधर तो होगी नहीं, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टेंशन अचानक सिंपल सी थोड़ी आया कि अचानक से रेडियल वेलोसिटी दे देगा। तो vr की वैल्यू जीरो है, ये इतना आ रहा। तो अब एक काम करते हैं, वापिस आते हैं, इसमें ओमेगा का टर्म बचा हुआ है, इस टर्म का यूज करेंगे और यहाँ के इक्वेशंस लिखेंगे। कैलकुलेशंस आप एक बार चेक कर रहना, ये 1 प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम ब्रैकेट में जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। और आर ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? आर इनिशियली आर वन ही तो है, तो आर वन इंटू ओमेगा ही बन गया, इट इज वी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये बन गया एम जी प्लस एम वी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन। और एम वी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन, ये तो शुरुआत वाली वैल्यू है, ठीक है। ये तो वो वैल्यू है जब ब्लॉक नहीं हटा था तब की वैल्यू है, और जब ब्लॉक नहीं हटा था तब की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, टू कैपिटल एम जी। तो इसका यूज करेंगे टू कैपिटल एम जी का, तो इट इज टू कैपिटल एम जी। तो ये बनेगा टू कैपिटल एम जी, तो बन गया स्मॉल एम जी प्लस टू कैपिटल एम जी, बन गया। यहाँ से जी कॉमन आ गया, तो ये बन गया जी स्मॉल एम प्लस टू एम। एक काम करते हैं, इसको अभी ऐसे रहने दो, इससे निकालते हैं टी। इससे जो टी आएगा, द टी आएगा जी कॉमन स्मॉल एम प्लस टू एम डिवाइडेड बाई ये कैपिटल एम, इसको नीचे भेज देते हैं, वन प्लस स्मॉल एम अपान कैपिटल एम, ये बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यू है ये 2 mg से कम है कि ज्यादा? क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू 2 mg से कम है कि ज्यादा। ये वो इनिशियल टेंशन है, t बराबर जीरो का टेंशन। अभी एक बार समझना पड़ेगा, देखिए तो ये वैल्यू कम है कि ज्यादा? 2 mg से कम है कि ज्यादा? इसके लिए मैंने क्या किया, 2 कैपिटल mg से कम है कि ज्यादा, हमें ये चेक करना है ना, तो एक बार कैलकुलेशन चेक करें। ओके, देखिए हमने क्या किया इसमें, ये यहाँ पाया, अब यहाँ पे मैंने कैपिटल एम को बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया 2 प्लस स्मॉल एम अपन कैपिटल एम, और इस 2 को लिख दिया 1 प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम, और नीचे ये रहने दिया। अब सही से देखो ये टर्म्स, अब इसको अलग अलग कर लो, तो ये कैपिटल एम जी इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये नीचे आ जाएगा, और ये 1 प्लस स्मॉल एम इसको कट करके सिर्फ एम जी बनाएगा। तो ये देखो टी जो आ रहा है वो एम जी से ज़्यादा है, प्लस टी एम जी से ज़्यादा आ रहा है, बट ये लेस देन 2 एम जी है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है ना एम जी, उसको इससे आप डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही। तो ये टी 2 एम जी और एम जी के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि टेंशन क्या हुआ, इसमें मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा तो अभी किया वही सही है। तो ये जो मैंने दिखा रखा है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि बट ये है कि ये जो टी आएगा वो जो लाई करेगा ये 2 एम से कम होगा और एम से क्या होगा? ज़्यादा। अब अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बताओ, यहाँ का टेंशन अगर एम से ज़्यादा है तो ये ब्लॉक किधर भागेगा? ऊपर ऐसे भागेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब टी एम के बराबर हो जाएगा, और जिस वक्त टी एम के बराबर हो जाएगा उस समय वो मोशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाली नहीं होगी। ऐसा आप नहीं कहोगे कि सर जिस वक्त ये पार्टिकुलर टीएमजी अटेंड करेगा उस वक्त स्पाइरल होते 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 फिर सर्कुलर हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सर्कुलर नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ तो उसको भी निकाल सकता हूँ, क्यों? कितना होगा? रेडियल वेलोसिटी विल नॉट जीरो, ठीक है, उस वक्त वेलोसिटी होगी ही होगी। वो अभी मैं प्रूफ करता हूँ, बस मैं v3 पे प्रूफ कर लूँ कि इस वाले पोजीशन पे एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का किधर है, इस पार्टिकल का किधर है। तो तुम देखना इस पोजीशन पे प्रूफ कर दिया कि इसको ऊपर जाना है, और इस पोजीशन में मैं निकालना चाहता हूँ अगला एक्सट्रीम जहाँ पे इसकी स्पीड जीरो होगी, इसका टेंशन टी कितना होगा मुझे प्रूफ करना है कि एम से कम होगा। अगर एम से कम हो गया तो ब्लॉक फिर नीचे आएगा। गेटिंग पॉइंट? तो क्या होगा कि इस एक्सट्रीम से उठेगा ब्लॉक ऐसे ऐसे मैक्सिमम स्पीड
फिर घट के 0, और जब स्पीड 0 हो जाएगी तो अगर mg t से ज़्यादा तो फिर ये नीचे आएगा, फिर मैक्सिमम स्पीड, फिर घट के 0। तो इस ब्लॉक का मोशन ऐसे होता रहेगा। और जब ये ब्लॉक ऐसे मोशन करेगा तो क्या ये पार्टिकल्स का स्पाइरल फिर घटेगा? यस, ऐसे होते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 ये, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 ये मोशन होगा। तो मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन का निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो बचा खुचा बचा रहेगा वो मीन वाला भी मैं आपको बता दूंगा कि देखो मीन पोजीशन पे रेडियल 0 नहीं होगा। तो ये बोलना कि जिस वक्त 80 mg अटेंड करेगा उस वक्त वो सर्कुलर मोशन करेगा, एकदम एब्सर्ड, रॉन्ग एंड रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस पोजीशन पे, V3 पे। तो सबसे पहले हम V3 की बात करते हैं। चलो V3 पे क्या होगा? दिस इज द फाइनल एक्सट्रीम पोजीशन। फाइनल एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? फाइनल एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? रेडियल वेलोसिटी विल बी 0, हमें पता है। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखा था टेंशन का, कहाँ गया? ये तो हर टाइम का लिखा था, ये तो हर टाइम की इक्वेशन था किसी टाइम टी पे, तो इसको फिर लिख लेते हैं। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ। तो टी ये था, टी ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बराबर, कैपिटल एम बराबर ये था स्मॉल एम इंटू जी प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। लेकिन ये R3 वाला आर होगा, ये ओमेगा 3 वाला होगा। अब ये T3 निकालना है और मुझे प्रूफ करना है कि T3 mg से कम है, कम है। समझते हैं कैसे प्रूफ होगा ये। तो इसके लिए R3 ओमेगा 3 निकालना पड़ेगा, और जो R3 है वो हम लोग निकाल चुके हैं, और ओमेगा 3 भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन वाले मेथड से, जो पूछने वाला बात मैंने कहा था, उससे हम काम कर सकते हैं। हमारा R3 किसके बराबर है? R3 इसके बराबर है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने V3 निकाल लिया, इससे हम चाहें तो ओमेगा 3 भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे नोट करने जा रहे हैं, थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा हमें। तो जो R3 की वैल्यू थी वो थी R2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5/2, ये था। और जो V1 R1 है वो बराबर है V3 R3 के, और V3 यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, वो कितना आएगा? V1 R1 डिवाइड बाई R3। दूसरा, ये जो ओमेगा 3 है ये कुछ और नहीं, ये V3 अपान R3 के बराबर है। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, R3 ओमेगा 3 की वैल्यू। तो R3 ओमेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा R3 इंटू ओमेगा 3, इसका स्क्वायर, ये बनेगा V3 का स्क्वायर अपान R3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा V3 का स्क्वायर डिवाइड बाई R3। ओके, अब V3 यहाँ से उठा के रख देंगे, तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा V1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर और R3, ये बनेगा R3 का क्यूब, ये बन गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये बनेगा mg प्लस m इंटू R3 ओमेगा 3 का स्क्वायर। अब ये निकालते हैं हम लोग। अब हमें क्या चाहिए? m R3 इंटू ओमेगा 3 का स्क्वायर चाहिए, तो बनेगा m V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, और R1 नीचे, R1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो R1, तो बन जाएगा R1 अपान R3 का क्यूब बन जाएगा। और ये वैल्यू हमने निकाली थी शुरू में, जो कि 2 कैपिटल mg के बराबर था, और R1 अपान R3 की जो वैल्यू है ये हमने अभी भी निकाली है कि 1 अपान 2 के बराबर थी, सॉरी 1 अपान रूट 5 प्लस 1, ये बनेगा क्यू। आई थिंक यही बनेगा, देख सकते हैं आप। R3 अपान R1 अभी देखिए मैंने निकाला था, R3 अपान R1 कहाँ गया भाई? ये है R3 अपान R1 रूट 5 प्लस 1/2, तो R1 अपान R3 इसका रिवर्स होगा, तो इसका रिवर्स होगा। तो देखिए ये बन गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इस वैल्यू को, और ये बनेगा T3 ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल m अपान कैपिटल M बराबर mg प्लस प्लस, इसके जगह पे हम ये लिखने जा रहे हैं, ये बन गया ये 2 अपान R1 प्लस R2 का क्यू है ना, तो ये 8 दूनी 16, तो ये बनाएगा 16 कैपिटल mg डिवाइड बाई रूट 5 प्लस 1 का होल क्यूब, ये बनेगा। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये वैल्यू कैपिटल mg से कम है, ये प्रूफ करना है। तो मुझे ये बताइए, तो यहाँ से T3 जो आएगा ये आएगा स्मॉल mg प्लस g, हटा लीजिए बाहर यहाँ से कॉमन करके,
यहाँ से जी बाहर निकाल लीजिए तो बनेगा 16m अपान √5 + 1 का क्यू इंटू जी एंड डिवाइड बाई 1 + स्मॉल m अपान कैपिटल M, ये है। और एक कैपिटल एम जी से कम है, कैसे? एक बार इस काम को कर लेते हैं। तो ये आएगा हम्म 16 √5 √5 + 1 √5 + 1 का क्यू, ये आ गया 33.88, मतलब 34 मान लीजिए। ये 34 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया 2.11, मतलब 2.2 मान लीजिए इसको, 2.2 नीचे। तो बनेगा T3 बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू जी डिवाइड बाई 1 प्लस स्मॉल m कैपिटल M। अब प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है ये mg से कम है, mg से कम है। तो एक काम करते ना, लेस ऐसे लगा दो, ये mg से कम है। जस्ट चेक करने जा रहा हूँ, अब चेक करने जा रहा हूँ, चेक कि सही में ऐसा है। तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो बनेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपान 2.2, और इसको इधर भेजिए तो ये बनेगा क्या, लेस देन कैपिटल M, और ये बनेगा स्मॉल m, ऐसे बन जाएगा कैपिटल मल्टीप्लाई करके। अभी देखो ये स्मॉल m इसमें कट गया, तो क्या ये कैपिटल अपान 2.2 m से कम है? यस कम है। नाउ मैंने प्रूफ कर दिया कि टेंशन जो T3 आएगा वो mg से कम होगा। इसका मतलब ये हो गया, मतलब इट इज प्रूव दैट कि T3 इज लेस देन mg, प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा था, ये इसमें यहाँ का टेंशन mg से कम हो गया। तो जब ये टेंशन mg से कम हो गया तो ये mg इस T से ज्यादा, तो ब्लॉक किधर आएगा, नीचे। गॉट माय पॉइंट ना? अब इस ब्लॉक का मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से। और इस पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, ऐसा स्पाइरल, फिर घटते हुए घटते 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 फिर यहीं पे, फिर बढ़ते बढ़ते हुए यहाँ पे, फिर घटते घटते हुए ऐसे, इस तरीके से इसका मोशन होगा। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने जो पूछा था, ठीक है, कि रिमूव जेंटली द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्मॉल m। पहली बात कि जबरदस्ती क्वेश्चन को आपने बनाया है, प्लीज ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मत बनाइए जो कंफ्यूजन डेवलप कर दे, ठीक है, और आंसर कुछ और निकाले। तो ऐसा आप प्लीज मत करो। NACP हो, अभी देखना INPH की सामने वाला है ना, उसमें भी मुझे पूरी तरीके से चांस लग रहा है, ठीक है, सिक्स सेंस कह रहा है कि शायद क्वेश्चन में मिस्टेक्स कर दे, ठीक है, क्योंकि अब आदत ट्रेंड बनता जा रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर तो 2022 में तो INPH ने भी गलत आंसर किया था, गलत क्वेश्चन ही कर डाला था भाई, गलत क्वेश्चन, फिर उसको करेक्ट किया, एडवांस में तो गलत किया ही था। उसी तरीके से NACP ने भी उसी ट्रेंड पकड़ लिए है। सही क्वेश्चन करो, तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब मीन पोजीशन पे जो क्या था वो क्या बताना, आप तो इसी समझ गए कि जब इस पार्टिकल का मोशन ऐसे होगा तो इसका मोशन ऐसे होगा, हट के फिर ऐसे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब भी मोशन स्पायरल हो, प्लीज़ डू नॉट राइट इक्वेशन डायरेक्टली T बराबर mv²/r mr मेगा²/r, वो गलत हो जाएगा प्लीज़, ठीक है। तो देखा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, तो इसका क्या होना चाहिए, माई फाइनल कंक्लूजन इज ये कि अगर वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आंसर इसका बी देंगे, ठीक है। और अगर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को बारीकियों को समझें तो कहेंगे कि यार इसको ड्रॉप कर दो, क्वेश्चन को ड्रॉप आउट कर देंगे तो बोनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर वो बोनस कर देते हैं तो गुड, मतलब हम, मैं यही कहूँगा कि चलो कम से कम आप इतना तो समझदार हो कि आपने बोनस कर दिया। और अगर आप ज़बरदस्ती करके देना चाहोगे तो तुम, आप क्या करोगे, ठीक है, कर लिया। मतलब ये जो जेंटली है, आपने बच्चों को ही कह दिया कि बच्चे तुम ही समझो, मेरे क्वेश्चन को पहले तुम समझो, उसके बाद तुम आंसर करना, चाहे मैं गलत कहूँ या सही कहूँ। ओके, तो थैंक यू।